तो दोस्तों, जैसा कि कल 12 फरवरी है, क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान बोले तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। तो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो और लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को चढ़ाया था, उसको भी देख लीजिएगा। मैं इसी में लिंक कर दूंगा वीडियो को, है ना। और आपको बता दें कि इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा समय रहते, क्योंकि हमें कहीं से भी चूकना नहीं चाहिए दोस्तों। जहाँ तक हो सके हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। आज का समय है, यूज़ कर लीजिए, कुछ समझ लीजिए। कल तो लिखना ही है, पेपर को पूरा भरना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं मैं देरी किए हुए। जैसा कि देख रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ देते हैं। देख रहे हैं क्या है दोस्तों कि अगर आप एग्जाम में जाते हो परीक्षा देने के लिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में सब चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। मालूम है ना, आपको एग्जाम लिखना है तो अपने लैंग्वेज में लिखना है, किसी का चोरी चपारी नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सेकंड चीज़ क्या है, कुल प्रश्नों का संख्या जो दोस्तों 52 होने वाला है, ठीक है। और 1 से 30 तक जो आपको प्रश्न है दोस्तों, वो क्या रहेगा, वैकल्पिक प्रश्न, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक उसको बोलते हैं ना। 1 मार्क्स का रहेगा। और 31 से 38 तक का जो दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा करीब 6 मार्क्स का, ठीक है। सॉरी, 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 प्रश्न का आंसर देना है। थोड़ा सा मैं इसको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों तो क्या मिलता है, देखिए कि 31 से 38 तक का जो क्वेश्चन दोस्तों है वो 2-2 मार्क्स का रहेगा। और बाकी प्रश्न 39 से 46 तक आपको 3-3 मार्क्स का रहेगा। और दोस्तों जो 47 से 52 तक है वो 4-4 मार्क्स का रहेगा। तो दोस्तों सॉरी 5 मार्क्स का रहेगा। और ये 4 प्रश्नों की संख्या रहेगी। यहाँ पे 6 प्रश्न की संख्या रहेगी और 3 मार्क्स का रहेगा। आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, आप देख ही लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है सो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने इस क्वेश्चन को निकाल के लाया है आपके लिए, क्योंकि आपका जो है सो एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से चले जाए। और आप लोग दोस्तों अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या है, समन्वयवाद से क्या अभिप्राय है। तो देखिए समन्वयवाद का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। क्या लिखे, दो अलग अलग मान्यताओं को उनकी विभिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए लाने का प्रयास समन्वयवाद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब दो मान्यताओं वाले लोग हो, चाहे दो सोच समुदाय वाले लोग हो, जैसे होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या दो से अधिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। दो अलग अलग या दो से अधिक लोगों का जो मत होता है, उसको दो दोस्तों सामने ला करके उसको जो है सो जोड़ने का प्रयास किया जाता है, उसे बोलते हैं समन्वयवाद। कहने का मतलब समझौता। जैसे भारत क्या है, एक बहुधर्म वाला देश है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और साथ में जाति भी बहुत सारा है, बहुजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। सभी के बीच में समन्वय है, बहुत सभी के बीच में क्या समझौता है। तो समझौता को एक करने की जो व्यवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, समन्वयवाद, ठीक है। मतलब अलग अलग मान्यताओं को जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है वो समन्वयवाद कहलाती है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, समूह 77 क्या है, ध्यान दीजिएगा। समूह 77 देश क्या है, ठीक है। समूह 77 देशों से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए समझिएगा। अल्प विकसित या विकासशील देशों के संगठन को G77 यानी कि G77 कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, तथा विश्व बैंक का लाभ, सॉरी यहाँ कुछ छूट गया है, विश्व बैंक, यस, क्या लिखा हुआ है, विश्व बैंक का लाभ विकसित और औद्योगिक देशों को ही हुआ, है ना। ऐसी परिस्थिति में विकासशील तथा अल्प विकसित देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाई और अपने हितों को ध्यान में रखकर जो सो स्वयं को G77 समूह में संगठित किया, ठीक है दोस्तों। अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो ये अल्प विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन है जो G77 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये संगठन जो है सो अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, अपने विकासशील देशों को विकसित करने के लिए, चाहे अल्प विकसित देश अपने देश का विकास करने के लिए एक दूसरे का हाथ उठाते हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले करता है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, ठीक है। तो IMF द्वारा इसमें जो है सो संचालन होता है विकास करने के लिए देशों को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देरी किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कहने का मतलब तीसरे वाले प्रश्न में नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दें, ठीक है। एक उदाहरण दें। नवीकरण संसाधन दोस्तों जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है जल, पेड़ पौधे, वायु, ये नवीकरण में आ जाएंगे। और गैर नवीकरणीय को बोलते हैं अनवीकरणीय, उसमें कोयला पेट्रोलियम आ गया, वो क्या हो गया, अनवीकरण संसाधन, ठीक है दोस्तों। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग इसी तरह से 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, दो नंबर वाला। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब।
तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है 34 नंबर कि जल दुर्लभता क्या है। एक आप लोग सवाल उठ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने नहीं बताया। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग खुद देख लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं कि आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। आप लोग उसको पढ़े ही हैं और अपने हिसाब से उसको जो है टिक कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपका हो जाएगा मेरे अनुसार, आप लोग का निकल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में आप लोग फंस जाओगे, इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। हालांकि मेरा वीडियो लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप कोशिश करूँगा लगातार आपका वीडियो आपका यहाँ आते रहेगा। ठीक है, चलिए कोई इशू कारण दोस्तों, कोई प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो लगातार नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा आपके एग्जाम तक डालने का। चलिए देखिएगा क्या है जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता का मतलब होता है दोस्तों कि जल का जो है सो असमान वितरण, जल का कमी। देखिए समझिए, असमान वितरण, अत्यधिक मांग, मतलब पानी का जो है सो अलग अलग जहाँ पर अलग अलग लेवल है। ठीक है, वाटर लेवल है, ग्राउंड में वाटर लेवल है, बोलते हैं ना अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वो अलग अलग है। असमान वितरण के कारण पानी का जो है सो कमी का सामना करना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं पानी का ज़्यादा डिमांड है, कहीं कहीं कम डिमांड है, तभी हम लोग को पानी की समस्या होती है। प्रदूषण हो गया, कहीं कहीं मान लीजिए कि नदी तालाब में क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण फैला दिया जाता है, जिस कारण से पानी की समस्या आती है। ठीक है, और पानी का दुरुपयोग जिसको बोलते हैं, ये सब कारण से क्या होता है, जल स्तर का लगातार क्या हो रहा है, गिरावट आ रहा है, यानी कि लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है और जल की कमी हो रही है। और पानी की कमी की समस्या को ही जल दुर्लभता कहते हैं। सिंपल सा बात, पानी की समस्या जहाँ है वो क्या है, वो क्या है, वो है सो जल दुर्लभता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चलिए हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे देख रहे हैं क्या है, संघवाद क्या है। तो संघवाद से क्या अभिप्राय है, चाहे संघवाद क्या है समझिए। संघवाद का दोस्तों अर्थ क्या है, यह एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार तथा उसकी घटक इकाइयों के बीच 1 मिनट, इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। इस प्रकार एक संघीय व्यवस्था में सरकार 2 स्तर पर कार्य करती है, केंद्र सरकार और दूसरा क्या है, राज्य सरकार। और राज्य सरकार की जो होती है दोस्तों, वो केंद्र के अधीन नहीं होती है। राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाएगी और अपने राज्य के लिए। तो समझ में आया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में जो कार्य कर रही है, केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पर है और राज्य सरकार हमारे 2800 राज्य में भारत के है ना, तो वो क्या हो गई, संघवाद व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो संघवाद समझ में आ गया होगा। इसको आप सत्ता की साझेदारी बोल सकते हैं, जहाँ केंद्र सरकार क्या करती है, अपनी शक्ति का बंटवारा अन्य सरकार के हाथों में करती है, अन्य स्थानीय सरकारों के हाथ में करती है। राज्य सरकार भी क्या करेगा, पूरा राज्य को नहीं चला पाएगा, तो क्या करेगा, अपने स्थानीय सरकार को शक्ति का बंटवारा कर देगा। तो वही हो गया संघवाद। हमारा भारत जो है सो एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे संघवाद व्यवस्था चलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। और राजनीतिक दल के मुख्य घटक क्या है समझिए, कौन से हैं। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता के में भागीदारी करना चाहते हैं। और राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक क्या है, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। देखिए राजनीतिक दल क्या होता है दोस्तों, ये एक लोगों का संगठन है जो क्या करेगा, सत्ता पर आने का प्रयास करेगा और अपना जो है सो एक अपना भागीदारी चाहता है। और ये क्या करेंगे, नेता के रूप में आएंगे, चाहे उसके सदस्य के रूप में आएंगे, चाहे समर्थक के रूप में आएंगे। जैसे होता है ना कांग्रेस या बीजेपी के सपोर्टर्स लोग, तो भी आ गए राजनीतिक दल के मेंबर्स। चाहे उसमें कोई नेता है, नेता के साथ में आगे पीछे रहता है, वो क्या हो गया, वो आ गया सत्ता, वो आ गया लोकतांत्रिक वो आ गया राजनीतिक दल का मेंबर, है ना। तो राजनीतिक दल का मुख्य घटक क्या क्या है, तो राजनीतिक दल का मुख्य घटक क्या है, नेता है और सदस्य और उसके समर्थक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन को लाया है यहाँ पे, सारे आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त आय होता है दोस्तों, वो क्या होता है, औसत आय। ठीक है, या फिर वो होता है प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मुद्रा को परिभाषित करें। देखिए मुद्रा जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, जस्ट लाइक करेंसी, रुपया, डॉलर जो भी होता है ना, कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम मूल्य के सामान्य मापक धन के संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है, उसे मुद्रा कही जाती है। सामान्य स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है। कहने का मतलब सिंपल में बोल दें कि अगर आप सामान खरीद रहे हैं या वस्तु खरीद रहे हैं, चाहे सेवा खरीद रहे हैं, तो उसका एक मूल्य होता है ना। 5 रुपये का कुरकुरे खरीद रहे हो तो 5 रुपये उसका एक मूल्य मापन है ना, मूल्य मापन किया हुआ है। तो उसी के आधार पर हमको वो सामान मिलेगा, उसको हम 2 रुपये में खरीदना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो वही क्या होता है, एक मुद्रा के रूप में हम खरीद सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से खरीद सकते हैं कोई वस्तु को। तो सिंपल वर्ड में बोले तो मुद्रा एक वस्तु को क्रय या विक्रय करने का एक माध्यम है। ठीक है, आदमी अगर कोई सामान को बेचेगा तो पैसा के लिए बेचेगा, खरीदेगा तो पैसे से खरीदेगा। तो समझ में, जो पैसा है, रुपया है, जो भी है, क्या है, वो मुद्रा है। मुद्रा एक क्रय विक्रय का माध्यम है, सिंपल से शब्द में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं शॉर्ट टाइप तो हो गया हमारा। अब लघु उत्तर यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 नंबर वाला है, वो भी था हमारा वेरी शॉर्ट, और ये हो गया शॉर्ट। ठीक है, देख रहे हैं इसमें करीब 6 संख्या है प्रश्न का। उसमें आपको क्या करना है, किन्हीं इसमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, वो भी 150 शब्द में। देख रहे हैं 3-3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार बोल रहा हूँ मैं, आप उसको ध्यान से सुने। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए, व्याख्या करें। आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन में महिला कामगारों ने क्या किया था, स्पिनिंग जेनी का विरोध किया था। वो क्यों किया था, हम लोग पढ़ते चलिए। आपको मालूम है कि स्पिनिंग जेनी क्या था, एक कताई का मशीन था, लिखा हुआ है ना। स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन जो है सो दोस्तों एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी, है ना। इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई। ठीक है, पहला कारण ये था दोस्तों कि स्पिनिंग जेनी एक ऊन को कताई करने वाला मशीन था, जो कई सारे मजदूरों का जो घंटों और दिनों का काम जो था ये मिनटों में कर देता था, और बहुत ही कम समय में कर देता था ये मशीन। जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, महिलाओं ने इस मशीन का विरोध किया। पहला पॉइंट में आपको ये मिलता है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिला में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्यक्त हो गई। मतलब देखा, महिलाओं जो काम करती थी फैक्ट्रियों में ये ऊन वगैरह बुनने का, सिलने का, उससे अपने कताई करने का, तो उन्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि हमारे रोज़गार को छीन लिया गया। इस मशीन ने आया, इस मशीन को मतलब लाया गया, तो इस मशीन के आने के दौरान हमारा क्या हो गया, रोज़गार छीन गया। तो रोज़गार को जो है सो उन्होंने खोता देख इस मशीन का विरोध शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जब ऊन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतें जो हाथ से ऊन की कताई करती थी, है ना, और को काम से हटाना पड़ा। तो जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, उन्होंने देखा क्या कि महिला का जरूरत नहीं है। अब उन्होंने देखा कि महिला का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मशीन जो आ गया है, तो उन्होंने देखा कि महिला का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मशीन जो आ गया है, तो मशीन आ गया है तो वो क्या करेगा, महिलाओं का काम कर लेगा खुद। तो मशीन महिलाओं को क्यों रखें। तो इसी कारण से महिलाओं ने क्या किया, स्पिनिंग जेनी मशीन पर क्या किया, हमला किया, मतलब उस पर विरोध किया। और स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चला। ठीक है, समझ में आ गया हो आप लोग को कि मजदूर महिला जो थी, उन्होंने अपने व्यापार, अपने रोजगार को खोते हुए देख इस मशीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों आप फिर से देख रहे हैं कि अभी हमने कॉर्न लॉ को पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, आप नहीं देखे देख लीजिएगा। तो कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, पढ़िएगा। 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थ तथा कृषि उत्पाद की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन में आबादी बढ़ रही थी तो खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ रही थी, और इसमें क्या किया था, किसानों ने काफ़ी ज़्यादा उत्पादन को भी बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में स्थानीय बड़े भूस्वामी ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला कि मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी जाए। जैसे कि यहाँ के जो किसान थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि मकई जो इनका मेन खाद्य पदार्थ था कि वो विदेशों से आता था, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि मालिक सरकार को बोला कि सरकार आप जो है सो क्या कीजिए, विदेश से आने वाले मक्का को विरोध ये क्या नाम है, प्रतिबंध लगा दीजिए, वो यहाँ नहीं आना चाहिए, हम खुद उगा लेंगे और यहाँ पे जनता को खिला लेंगे। तो इस कारण से बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े किसानों ने क्या किया, सरकार पर दबाव डाला, और सरकार ने क्या किया, दबाव में आकर एक कानून पारित कर दिया। उस कानून का नाम क्या है दोस्तों, देख रहे हैं कि कॉर्न लॉ है ना, लिखा हुआ है ना। कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया, और इस कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। सरकार ने ये बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर के कॉर्न लॉ लगा दिया। तो इस कानून के लागू होने से देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई। अब जाहिर सी बात है कि अगर विदेश से सामान आ रहा है तो यहाँ पे सामान का भरमार था, विदेश से सामान आना रुक गया तो खाद्यान्न में कमी आएगी, अनाज में कमी आएगी। तो वहीं मकई यहाँ पे जो उगता था वो कमी आने लगा, मकई जो यहाँ पे मतलब था मेन खाद्य फसल, कमी आने लगा। अब ये ब्रिटेन के ही लोग इसको उगा रहे थे और उसी को अपने मुंह मांगा दाम में बेच रहे थे। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इन्होंने यहाँ आगे पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो इस कानून के लागू होने से क्या हो गया, खाद्यान्नों में कमी हो गई और उनकी कीमत में भारी वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत से परेशान उद्योगपतियों और स्थानीय निवासियों ने के विरोध से के चलते सरकार को क्या किया गया, इस कानून को वापस लेना पड़ा। कहने का मतलब, जब बड़े बड़े यहाँ पे उद्योगपति और निवासी थे, उद्योगपति यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, यहाँ पे क्या होना चाहिए पता है, कि बड़े बड़े यहाँ पे जो थे उद्योगपति का यहाँ तो फायदा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो निवासी लोग थे, यहाँ के आम जनता थे, उन्होंने क्या किया, सरकार से विरोध किया, कि सरकार से बताया कि
हमको जो है सो सस्ता दाम में जो है सो कॉर्न बोले तो वही मक्का हमको है सो मिल जाए, इसके लिए आप कुछ कीजिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। ऐसे करके इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो सरकार ने क्या किया, अपने सत्ता को बचाने के लिए वापस कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया और ब्रिटेन में फिर से मक्का को आयात करने लगा, जिस कारण से यहाँ के जो मक्का उगते थे तो वो तो थे ही, साथ में बाहर से जो मक्का आने लगे वो सस्ते दामों में मिलने लगे। तब जा करके यहाँ के लोगों को राहत हुई। मैंने इसका आंसर एक और वीडियो में बताया है, उसमें भी यही लगभग है आंसर, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, इसको यहाँ में लिख लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन अगला है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुउद्देशीय परियोजना के जो लाभ है सो दोस्तों निम्न है। पहला लाभ समझिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। जहां देखिए पानी का कमी है, पानी का लेयर में प्रॉब्लम है, वहां पे बहुउद्देशीय परियोजना को लगाया जाता है। एक्चुअली में डैम बोलते हैं इसको, ठीक है। डैम हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा पॉइंट क्या है, ये परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। जिस क्षेत्र में मान लीजिए कि पानी ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है, बाढ़ आता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, इसके बहाव को नियंत्रित किया जाता है, बहाव को कंट्रोल किया जाता है, पानी के बहाव को, इस कारण से बाढ़ वगैरह नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया बहुउद्देशीय परियोजना का दूसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना उद्योग तथा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत पैदा करती है। जैसे हमारे घर में, आपके घर में बिजली जो आ रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो जो है सो बहुउद्देशीय परियोजना से किया जा रहा है, उसको तैयार है ना। जैसे डैम वगैरह हो गया, बांध वगैरह हो गया, उससे ये सब बिजली का निर्माण होता है, तो विद्युत पैदा किया जाता है। तो ये तीसरा उपाय हो गया, इसका मतलब बहुउद्देशीय परियोजना का तीसरा लाभ हो गया। चौथा लाभ क्या है समझिएगा, इन परियोजनाओं से नहर निकालकर भूमि की सिंचाई की जाती है। जैसे जानते हैं बड़े बड़े किसान लोग क्या करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ लेते हैं। उन्होंने अपने खेत को अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए क्या किया, तो नहरों को खुदवाया और उससे क्या किया, काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर से पानी को पाइप के माध्यम से, मोटर के माध्यम से खेत तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये इससे फ़ायदा ये हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना से। और हमारा आखिरी पॉइंट इसमें क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना जो होता है अंतःस्थलीय जल परिवहन में सहायक होता है। जल परिवहन से आता है दोस्तों, अगर किसी को बोटिंग वगैरह करना है, जाना है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो जल से हमारा जल परिवहन का भी एक यहाँ से होता है फ़ायदा, है ना। ये हो गया हमारा बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें और भी लाभ है दोस्तों कि मछली पालन लोग करते हैं, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रोपण कृषि पर टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रोपण कृषि बड़े आकार के फर्म पर की जाती है। जैसे मान लिया कि कोई किसान है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको खेती करना है, तब वो क्या करेगा, रोपण कृषि का मतलब जो है सो टेक्नोलॉजी चलाएगा, है ना। रोपण कृषि को मतलब वो अपनाएगा, कहने का मतलब। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियाँ, मशीन और उर्वरक और अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। जैसे कि जो भारी मात्रा में फसल उगाते हैं जो किसान, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े मशीन, ट्रैक्टर वगैरह, बड़े बड़े मशीन वगैरह, है ना, अधिक पूंजी मतलब पैसा और खाद वगैरह इसमें प्रयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं। बड़े बड़े मतलब जो है सो खेत में बहुत सारे श्रमिक यानी मजदूर काम करने के लिए जो है सो आते हैं। इसको बोलते हैं रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि का एक और पॉइंट क्या है कि कृषि के मुख्य फसल जैसे रबड़ हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, कोको हो गया, गन्ना हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया, ये सभी में जो है सो ये सभी को उगाया है रोपण कृषि के तहत। और रोपण कृषि का आखिरी पॉइंट क्या है दोस्तों, ये कृषि व्यावसायिक महत्व का होता है। कहने का मतलब इसमें लोग व्यापार के पर्पज से, व्यापार के उद्देश्य से इस कृषि को करते हैं। यानी कि ये अपने लिए नहीं, ये अपने तो करेंगे ही अपने खाने पीने के लिए, साथ ही मतलब एक क्षेत्र को, एक देश को चलाने के लिए खेती किया जाता है, वो होता है रोपण कृषि। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फसल को उगाना ही रोपण कृषि कहलाता है, सिंपल सा शब्द में, है ना, और वाक्य में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा क्या है, हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अन्य अंतरों से ऊपर और बड़ा हो जाता है, तब वह विभाजन का रूप ले लेता है। पता है ना, सामाजिक अंतर बोले तो कोई बड़ा जात है और कोई छोटा जात है, और बड़े जात वाले लोग क्या करते हैं, जहाँ सोचते हैं कि हम हैं सो हम ही हैं, तो छोटे जात वाले को क्या करेंगे, वो अलग करने का प्रयास करेंगे अपने आप से। चाहे वो एक धर्म दूसरे धर्म को क्या कर रहा है, बेहतर बता रहा है, तभी क्या होता है, सामाजिक विभाजन का जो है सो एक व्यवस्था क्या कहेंगे, मतलब एक संकट पैदा होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ समझिए, अमेरिका का एग्जाम्पल दिया हुआ। देखिए अमेरिका में क्या था कि श्वेत और अश्वेत लोग थे, मतलब गोरे और काले लोग थे, तो उनके बीच में काले और गोरे का अंतर को देखते हुए भी यहाँ पे क्या किया गया था कि गोरे लोगों ने अश्वेत लोगों को यानी कि काले लोगों को घर से बेघर कर दिया, और उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो सो उत्पीड़न का सहना पड़ा काले लोगों को। तो काले को अश्वेत बोला जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अमेरिका में श्वेत लोगों ने अश्वेत गरीबों से क्या किया, बहुत ज़्यादा
क्रूरता से व्यवहार किया और उन्होंने अपने यहाँ से क्या किया, अश्वेत लोगों को बेघर कर दिया, ठीक है। और उन बेघरों को, उन अश्वेत लोगों को सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अपने वर्ड में आपको लिखना है, एग्जाम में पहले बोल दिया हमने, है ना। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, इन सभी अंतरों में नस्लीय भेदभाव सबसे बड़ा अंतर है। नस्ल अंतर समझता है दोस्तों, वही रंग, है ना। और अतः नस्लीय भेदभाव ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया। अमेरिका में यही काले गोरे पर भेदभाव हुआ था और बहुत बड़ा रूप ले लिया था। और अमेरिका ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल है, आप लोगों को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या पॉइंट है, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तब लोग को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। पता है ना कि एक समुदाय दूसरे समुदाय में होता है। अगर मान लीजिए कि एक समाज में 2-3 समुदाय हैं और कोई समुदाय अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताता है, तो दूसरे को क्या करेगा, वो नीचा बताएगा और आपस में ही विभाजन करने का स्थिति पैदा कर देगा। इस तरह से सामाजिक भेदभाव होता है। सिंपल वर्ड में कहें तो जाति, धर्म और लिंग और साथ में क्या बोलते हैं इसको, नस्ल भेदभाव, गोरे काले इत्यादि पर जो है सो समाज का विभाजन होता है। आपको ये सब लिखना है अपने वर्ड में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा सिविक्स का क्या देख रहे हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। आपको पता है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? नहीं पता देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है आपका, है ना। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैंने यहाँ लिख दिया, समझिए। दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। आपको बता दें कि दबाव समूह क्या करेगा, अपनी नीति निर्माण करके देश को चाहे सरकार को प्रभावित करेगा, जबकि राजनीतिक दल जो होता है वो क्या करता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए वो एक से एक प्रयास करेगा। जैसे नेता और एक आम जनता क्या करेगी, अपनी स्थितियों को ठीक करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए लोगों से क्या करेगी, लोगों को प्रभावित करेगी, सरकार को प्रभावित करेगी। लेकिन जो होते हैं राजनीतिक दल वाले लोग, यानी कि ये क्या करते हैं, सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, मतलब उनको पावर पोजीशन चाहिए, नेता चाहिए, नेता बनने का उनको होता है सपना, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि दबाव समूह एक छोटा संगठन है। आपको मालूम है कि दबाव समूह क्या होता है, बहुत ही छोटा संगठन होता है, जबकि राजनीतिक दल क्या होता है, दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि दबाव समूह एक छोटा संगठन है, जबकि राजनीतिक दल क्या है, एक बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि दबाव समूह का उद्देश्य किसी खास समूह या मुद्दे तक सीमित होता है। दबाव समूह क्या करेगा, दबाव समूह हम लोग होते हैं आम नागरिक, जो किसी चीज़ को जो है सो ठीक ठाक करने के लिए, किसी व्यवस्था को ठीक करने या सुधारने के उद्देश्य से क्या करते हैं, सरकार पर हम लोग दबाव डालते हैं, है ना। आंदोलन के थ्रू, चाहे बोल सकते हैं धरना के थ्रू, चाहे भूख हड़ताल के थ्रू, ठीक है, चाहे रोड जाम करके, ये सब। लेकिन जो राजनीतिक दल होता है वो क्या करता है, उसका जो है सो क्या रहता है, वह देखिए राजनीतिक दल का उद्देश्य व्यापक होता है। दबाव समूह का मतलब जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कुछ खास और कुछ निश्चित मुद्दे के लिए होता है, सीमित होता है। लेकिन राजनीति का क्या होता है, राजनीतिक दल वाले का बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है, उनको नेता बनना होता है, नेता के बाद उन्हें और बड़ा बड़ा पद पोजीशन चाहिए होता है ना। जैसे हो गया कोई आदमी मुखिया बन गया तो सोच बोलेगा कि हम अगले बार एमएलए बन जाएं, फिर सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, है ना। इस तरह से उनका सपना रहता है राजनीतिक दल वालों का। जबकि दबाव समूह का ऐसा कहानी नहीं है। हम लोग आते हैं दबाव समूह में, हमारे आम नागरिक जो भारत के हैं वो क्या है, दबाव समूह के लोग हैं। वो क्या करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। दबाव समूह सरकार के गठन के बाद अपना कार्य करते हैं। दबाव समूह पहले काम नहीं करेगा, जब तक सरकार नहीं बनेगा तब तक। सरकार बनेगा तो उन पर ये क्या करेगा, अपना अधिकार को मनवाने का जो है सो फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा कि सरकार इसका बात माने, सुने, इनको अधिकार दे, इनके क्षेत्र में जो कमी है उसको पूरा करे। और राजनीतिक दल क्या करती है, सरकार बनने के बाद जबकि राजनीतिक दल सरकार बनने के पहले तथा बाद दोनों स्थिति में क्या करते हैं, राजनीतिक दल क्या करेगा, सरकार नहीं बना तभी काम करेगा और सरकार बन गया तभी काम करेगा, दोनों स्थिति काम करेगा। लेकिन दबाव समूह क्या करेगा, सरकार बनेगा तभी वो अपना काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार सुलझाती है। ये भी क्वेश्चन हमने करा दिया दोस्तों। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता था। आपको पता है कि पहले जो है सो एक वस्तु को खरीदना है, हम लोग पहले क्या करते थे ना, हमारे पूर्वज लोग एक वस्तु विनिमय प्रणाली चलाते थे, जिसमें क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु का भुगतान होता था। लेकिन आज क्या है, वस्तु के बदले मूल्य का भुगतान, रुपये का भुगतान, पैसा का भुगतान, है ना, वो चीज़ हो गया है। तो उसी पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, समझिएगा। इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और हम एक क्या है
कपड़ा विक्रेता हैं, तो मुझे चाहिए चावल तो आप मुझे दोगे, और आपको चाहिए कपड़ा तो हम आपको देंगे। तो चावल के बदले कपड़ा और कपड़ा के बदले चावल, ये संयोग मिलना जरूरी होता था, तभी एक व्यापार होता था पहले। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है ना। आज जिसको जो चाहिए पैसा लगेगा, पैसा से सब काम होता है। अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु अवश्य होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सके। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। तो ये दोस्तों पहले के समय में बहुत ही कठिन था, असंभव नहीं था लेकिन बहुत कठिन था। ऐसे आदमी को खोजना पड़ता था। मान लिया कि कोई आदमी को कपड़ा नहीं चाहिए, हम कपड़ा बेचते थे, कोई आदमी को कपड़ा नहीं चाहिए, और जो इसको हमको चाहिए किसान से चावल, तो किसान वाला क्या करेगा, हम उस किसान को ढूंढेंगे जिसको कपड़ा चाहिए, तो उससे हमको मतलब बनेगा ना व्यापार का जो है सो लिंक जिसको बोलते हैं हम। वो मान लिए कि हम कपड़ा विक्रेता हैं और आप क्या हैं कि आप है सो एक किसान हैं, तो हमको किसान से चाहिए चावल, मतलब आपसे चाहिए चावल, और आपको कपड़ा नहीं चाहिए, तब तो मेरा नहीं बनेगा आपसे मतलब ये संबंध क्रेता और विक्रेता का। तो मुझे दूसरे किसान से की तलाश करनी पड़ेगी जो चावल भी उगाता हो और जिसको कपड़ा डाल सकता है। तो हम बोलेंगे कि भैया आप कपड़ा लीजिए और आप अपना चावल हमको दीजिए। तो इस हिसाब से पहले का स्थिति था। तो इसी को ये जो बहुत ही कठिन था पहले, है ना। लेकिन ये असंभव नहीं था लेकिन कठिन था। आदमी मिलता था लेकिन बहुत ही मुश्किल के बाद। यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं है, वह कपड़े खरीदना चाहता है, बोले ना, तथा दूसरे के पास सिर्फ जूते हैं, तब वह चावल खरीदना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती थी। देख रहे हैं कितना खतरनाक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इससे हम लोग का जो है सो आवश्यकता पूरा नहीं हो सकता था। तो उस समय क्या हुआ, इस मुद्रा का प्रयोग इस समस्या को समाधान कर दिया, क्योंकि जिसको भी कुछ चाहिए जाके मार्केट से खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि जो है सो पैसा आ गया, पैसा सब जगह चलता है। तो जिस व्यक्ति के पास जो इस तरह से हम लोग कहते हैं जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े खरीद सकता है। बोले ना, मुद्रा रहेगा तो सब कुछ संभव है। तो ये दोस्तों बहुत ही जो है सो मुद्रा बोले तो मनी, पैसा जो है सो क्या किया, दोहरे संयोग की समस्या को दूर कर दिया, है ना, सुलझा दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। देख रहे हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है, WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन क्या था, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य, है ना, को बताएं। तो यानी कि WTO का काम क्या, समझिए। तो विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय बाजार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर उसे तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। कहने का मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय आपके विश्व व्यापार संगठन का मेन उद्देश्य क्या है कि अवरोध मुक्त, मतलब बड़ा बड़ा टैक्स को मुक्त करके और विकास के नज़रिए से देखते हुए उसको बिजनेस को, व्यापार को गति प्रदान करना है, उसको मतलब है सो विकसित करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न देशों में के द्वारा इन नियमों के अनुपालन पर नज़र रखता है। अलग अलग देश क्या क्या नियम कानून बना रहा है उस पर नज़र रखेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सामान बिकता है उस पर क्या करेगा, ये अपना नियम कानून बना करके उसको बिकवाएगा, है ना। ये चीज़ हो गया। थर्ड क्या है दोस्तों, इस संगठन का उद्देश्य क्या होता है, विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और बिना किसी भेदभाव के हो। मतलब सभी देश जो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र और खुलापन और भेदभाव ना करते हुए व्यापार करें और अपने अपने व्यवस्था को बनाए रखें और एक दूसरे से लेन देन जो है सो स्वतः चलाते रहें। यही विश्व व्यापार संगठन का मेन कार्य है। ठीक है, तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप पढ़ लीजिए और समझिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है सो इसका निर्माण निम्न कारणों से हुआ। ठीक है, इसका कारण का क्या है, इसका कारण मतलब लागू होने का, तो उत्पादकों तथा विक्रेताओं, मतलब जो भी वस्तु बनाते हैं चाहे जो बेचते हैं, है ना, वो क्या करते थे, उपभोक्ताओं मतलब कस्टमर का शोषण करते थे, इसलिए कानून को लाया गया। इसका मेन कारण था। दूसरा पॉइंट क्या है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्था का अभाव था। ठीक है, मतलब उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाओं का अभाव था, नहीं था, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा पहले हमारे लोगों को लूटा जाता था, हमें लूटा जाता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, हर जगह हमारा कानूनी संस्था खुला हुआ है। हमें अगर कहीं लग रहा है कि हमको ठग रहा है तो हम जा करके उसके खिलाफ केस मुकदमा कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, है ना। तो उपभोक्ता आंदोलनों का दबाव, देखिए उपभोक्ता आंदोलनों
का दबाव, जैसे कि जब ये अधिनियम नहीं था तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था बड़े बड़े उद्योगपतियों का, विक्रेताओं का और उत्पादकों का। लेकिन आज जो है सो क्या हो गया, हमारे क्षेत्र में जो है सो हर जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है और उसके लिए संस्थाएं हैं, कानूनी कार्रवाई होती है। अगर आपको कोई ठगे तो आप उसके खिलाफ केस कार्रवाई कर सकते हैं, यही अधिनियम 1986 के तहत, है ना। जो हमारा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लड़ सकते हैं हमारे जो विक्रेता हैं चाहे उत्पादक हैं। सो उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा तथा विक्रेताओं के अनैतिक और अनुचित व्यवस्था, है ना, शैली पर रोक लगाना। मतलब उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा तथा मतलब हमें कस्टमर्स को जो थे, कंज्यूमर थे, उनको बढ़ावा देना, और सेलर जो होते हैं विक्रेता, उनके अनैतिक और अनुचित व्यवस्था पर रोक लगाना। मतलब वो जो गलत तरीके से लोगों को सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना, और वो शोषण कर रहे हैं, उनको रोक लगाना जो था, इसी के लिए ये कानून को पारित किया गया। तो आज हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सेफ हैं, है ना। हमें बचने की जरूरत है ठग से, है ना, ठगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिख रहे हैं, लॉन्ग टाइप आंसर दिख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर। तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, समझिएगा। और विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, 1928 से 1934 ईस्वी में भारत का आयात निर्यात घटकर आधा हो गया। ठीक है, मतलब भारत जो है सो विदेशों से व्यापार जोड़ा हुआ था, तो आयात और निर्यात करने के संबंध में जो है सो ये बिजनेस में आधा हो गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कृषि उत्पादों को क्या लिखा हुआ है, कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण किसानों और काश्तकारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी सरकार ने लगान में छूट व माफ़ी की घोषणा नहीं की। मतलब क्या हुआ कि आर्थिक महामंदी के दौरान जो है सो किसानों को जो है सो और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी सरकार ने उन पर ज़्यादा सा भी मुआवजा नहीं किया, है ना। उनका लगान जो है सो नहीं माफ़ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब 1929 की महामंदी के कारण विश्व भर में औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गई। इसके कारण जूट की बोरियां की मांग बहुत घट गई थी और पटसन की कीमतों में 60% की कमी हो गई, और इससे पटसन उद्योग वाले किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई तथा वे कर्ज में डूब गए। बता रहा है 1929 की महामंदी में विश्व में दोस्तों उत्पादन रहने के बाद भी जो है सो औद्योगिक उत्पादन में कमी आ गया। मतलब कहने का मतलब उत्पादन होने से कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि महामंदी के कारण विश्व भर में औद्योगिक उत्पादन में कमी आया, है ना। और इससे क्या हो गया, जूट का बोरी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत से मंगाया तथा विदेशों में, तो उसमें भी जो है सो मांग घट गया, 60% का कमी आ गया, जिससे क्या हो गया, पटसन उगाने वाले किसानों को जो है सो बहुत ज़्यादा मतलब जो है सो कर्ज में डूबना पड़ गया। उन लोग कर्ज ले दे करके अपना जो है सो कर्ज ले करके खेती करते थे, पटसन उगाते थे, है ना, और अब वो जो भी है सो उनका नहीं बिक्री होने लगा, तो इन लोग कर्ज में डूब गए। ठीक है, चलिए यही था, इसको लिख लीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि 19वीं सदी में भारत के गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, वर्णन कीजिए। दोस्तों समझिएगा, 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप कम लागत पर अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण गरीब जनता को इन किताबों को खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक लोग को छापे खाने में काम मिला। ठीक है, मुद्रा संस्कृति मतलब छपाई वाला जो माध्यम आया, छपाई वाला पेंटिंग कारखाना, प्रिंटिंग प्रेस जब आया, तो लोगों को किताब छापने का जो है सो रोज़गार मिल गया, है ना। और कम समय में बहुत सारा किताब छपने लगा, लोगों को रोज़गार मिल गया, लोगों को काम मिल गया। सस्ती मुद्रण सामग्री से क्या हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। मतलब मुद्रण संस्कृति से ही हम लोग जो है सो अखबार न्यूज़ पढ़ने लगे, दूर दूर का क्या समाचार है क्या नहीं है हम लोग को मिलने लगा। ठीक है, भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना को रोपण किया। कहने का मतलब जो लोग मतलब सोए हुए कहने का मतलब जो लोग जागरूक नहीं थे, उन्हें प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर में छपाई करके लोगों को जागरूक किया जाने लगा। समाज में बदलाव की क्रांति आ गई, समाज में परिवर्तन आने लगा। मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीब में शराबखोरी, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ा गया। जैसे कि बहुत लोग क्या करते थे, समाज में शराबखोरी करते थे, शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, बुराई को देते थे बढ़ावा। तो मुद्रा संस्कृति से क्या हो गया, लोगों में ये सब बुराइयां जो है सो ख़त्म करने का प्रयास किया गया। हमारे भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति
प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व पर घोर विरोध मुद्रण शक्ति द्वारा किया गया। इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने गरीब जनता के कल्याण में, है ना, कल्याण को संभव बना दिया। कहने का मतलब जो भी हमारे देश में कुरीतियाँ थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया मुद्रण संस्कृति ने। मुद्रण संस्कृति से एक चीज़ और है दोस्तों, बड़े बड़े जो थे शासक लोग, वो डरने लगे थे कि कहीं हमारा पोल पट्टी ना खुल जाए पेपर के माध्यम से, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट। किताबों में प्राचीन पाखंडों की आलोचना करते हुए नई और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया गया। इससे जन्म आधारित विशेषाधिकार, जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने का वातावरण बना। मुद्रण संस्कृति से ही दोस्तों किताबों में जो भी मतलब पाखंडवाद था उसको खत्म किया गया और समाज में जन्मसिद्ध अधिकार को समाप्त किया गया और जातिवाद भावना को समाप्त किया गया और लोगों को एक करने का प्रयास किया गया। छपाई आने से दोस्तों, छपाई होने से बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में बदलाव आया, इतना आप जान लीजिए। और इससे बहुत ही अभी भी हम लोग जो है सो छपाई के माध्यम से, मुद्रण संस्कृति के माध्यम से ही पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, है ना। ये हम लोग को जो है सो एक वरदान मिल गया, समझ लीजिए। और मार्टिन लूथर ने भी कहा था क्या कि मुद्रण संस्कृति जो है सो क्या है, ईश्वर का वरदान है। ठीक है, समझिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है वो, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देख रहे हैं, सत्ता की साझेदारी जो है सो आवश्यक जो है दोस्तों निम्न कारणों से है। सत्ता की साझेदारी वह व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी समूहों और वर्गों को शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे सामाजिक शांति बनी रहती है, राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त होता है। कहने का मतलब सत्ता की साझेदारी में ये व्यवस्था है दोस्तों कि सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को जो है सो शासन करने का मौका मिलता है, जिससे क्या होता है, एकता और अखंडता जो है सो बना रहता है देश का। अगर मान लिया कोई विशेष जाति और विशेष धर्म के लोग को हम नेता बनाएंगे और चुनेंगे और वो जिस तरह से क्या करेगा, शासन करेगा और अन्य लोगों पर, अन्य समुदाय को ध्यान नहीं देगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, एक अहिंसा वाला भावना पैदा होगा और अशांति फैलेगी। तो बेहतर यही रहता है कि सभी जात धर्म वाले लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिले, तो वही चीज़ को बोला जाता है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, आगे देखिए। विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का साझेदारी जो होता है दोस्तों, वो है सो समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम हो जाती है ना। अलग अलग समूह के बीच में अगर मान लें कि सब लोग रहते हैं, कोई दलित हैं, कोई बड़े कास्ट के हैं लोग हैं, तो उनके बीच में जो है सो संघर्ष वाला भावना कम हो जाता है सत्ता के बंटवारा से। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। राजनीतिक दायित्व के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है ना। अगला पॉइंट नहीं क्या है, सत्ता की साझेदारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देती है क्योंकि सभी समूह स्वयं को राष्ट्रीय से जुड़ा मानते हैं। सत्ता की साझेदारी अगर दोस्तों अगर नहीं होती तो लोग अब एक दूसरे को अलग अलग मानते हैं और पृथक निर्वाचन का मांग करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि जब सत्ता की साझेदारी भारत में कायम हुई, सभी समुदाय के लोग जो है सो राष्ट्र से जुड़ गए और सभी के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हुई। ठीक है, समझिएगा। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह सरकार वही है जिसने अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह को शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल्य मंत्र है जिसके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो वह सरकार वही है जो अपने शक्तियों को अलग अलग स्तर की सरकारों में बांटे और सब देश में शासन व्यवस्था को सही से चलाएं, तो वही एक सत्ता की साझेदारी में जो है सो एक अच्छा भागीदार बनता है, वो नेता, सरकार, है ना। या तो फिर अगर ये नहीं रहता तो हमारे देश में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है क्या कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका का वर्णन करें। यानी कि हमारा एक देश क्या लोकतांत्रिक देश है, इसमें क्या राजनीतिक दल का काम है ना। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन है, चाहे संगठित क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है, अनुशासित समूह है, चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहते हैं। सिंपल वर्ड में बोले दोस्तों तो क्या है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ लोग संगठित होते हैं और वो क्या करते हैं, सत्ता में भागीदारी करना चाहते हैं, मतलब सत्ता में साथ देना चाहते हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं और नेता या फिर उसके सदस्य बनना चाहते हैं, है ना। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक है, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। मतलब इसमें सबसे मुख्य कौन है, नेता है। उसके बाद क्या है, नेता का साथ जो सदस्य सक्रिय सदस्य है, एक्टिव मेंबर्स वो, और थर्ड क्या हो गए, अनुयायी या समर्थक, जिसको बोलते हैं सपोर्टर्स। जैसे बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, आरजेडी के सपोर्टर्स हैं, है ना, कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, सब क्या है, ये सब हमारा राजनीतिक दल का घटक है। तो राजनीतिक दल का राजनीतिक दल लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल नहीं होगी तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार आपस में चुनाव नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ा जो है सो समझ सकते हैं स्तंभ है ये हमारा लोकतंत्र का। उसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है। हम लोग जो है सो बिना राजनीतिक दल का जो है सो
लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था ना कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है, समझिए। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है? चुनाव लड़ना। आप जानते ही हैं चुनाव लड़ना क्या है। राजनीतिक दल का जो है सो जो भी उम्मीदवार है वो चयन होंगे नेता के पद पर, तो उससे टिकट मिलेगा और वो क्या करेंगे? चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और वोट मांगने के लिए जो है सो प्रचार प्रसार करेंगे वोट प्राप्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? सरकारी नीति को निर्देश देना। देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। सिंपल बात दोस्तों, जो नेता बनना चाहेंगे क्या करेंगे? वो अपनी अपनी नीतियों को जनता के समक्ष रखेंगे और जनता क्या करेगी? उन कार्यक्रम में शामिल होगी और अपने पसंद नापसंद के बारे में जानेगी और फिर अपने नेता को चुनेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? कानून निर्माण। राजनीतिक दल का कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है दोस्तों। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है और जिससे में राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो कानून निर्माण का जो कार्य जो होता है वो ये राजनीतिक दल ही करते हैं। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड में लिखिएगा। ठीक है, बेहतर रहेगा। हमारा आखिरी पॉइंट क्या है कि सरकार का संचालन है ना, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन वो कौन करेगा? राजनीतिक दल करेगा। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिली, यानी कि जो पार्टी जीत गया चुनाव में, वह सरकार का निर्माण करेगा और वो अपनी नीतियों को और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा, मतलब वो क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। तो राजनीतिक दल का ये सब काम है: चुनाव लड़ना, सरकारी नीति को दिशा निर्देश कर देना, कानून निर्माण करना और सरकार का संचालन करना, है ना। ये सब चीज़ समझ लीजिए। इसको आप लोग लिख पाइएगा अपने वर्ड में बेहतर तरीके से, आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मतलब हमारा अर्थव्यवस्था में लोन का व्यवस्था जो होता है दोस्तों, वो क्या हमारा रोल प्ले करता है। प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश के आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। आपको पता है ना कि अगर आपको विकास करना है, अर्थव्यवस्था ठीक करना है, तो लोन के बिना काम नहीं होगा। हम लोग जैसे आदमी लोग को लोन लेके ही हम लोग अपना शौक पूरा करते हैं, है ना। व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, किसान हो, आम जनता हो, बैंक से क्या करते हैं? ऋण लेकर अपना आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं और उनके आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अगर हम लोग लोन लेके मान लीजिए कि अपना बिजनेस शुरू किए, चाहे किसान अपना बिजनेस शुरू किया, तो क्या करेगा? वो आज 2 रुपये कमा रहा है, तो कल लोन से अगर वो कुछ भी व्यापार शुरू किया तो हो सकता है 2 के बदले 10 रुपये कमाए और जो लोन लिया उसको उससे चुका भी दे। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ऋण हमारे लिए क्या करती है? एक आय का में वृद्धि करने का माध्यम बनती है और इससे हम लोग रोजगार का सृजन करते हैं। तो रोजगार का सृजन तथा लघु एवं कुटीर उद्योग में विकास में सहायक ऋण लेकर व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और उद्यमी नए कारखाने लगाता है, जिससे लोग को रोजगार प्राप्त होती है। देख रहे हैं, ऋण लेकर क्या करेगा? बड़ा आदमी लोग क्या करेगा? अपना एक उद्योग चलाएगा, या फिर छोटे छोटे लोग भी क्या करते हैं? रोजगार के लिए उद्योग खोलते हैं और उद्योग में जब कोई भी उद्योग खुलेगा, फैक्ट्री खुलेगा, कारखाना खुलेगा, दुकान खुलेगा, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलने का जो सो अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक ऋण एक भूमिका निभाती है अपने स्तर से। ठीक है। और कृषि एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहायक किसान अपने उत्पादन को बढ़ाता है ना, तो वो भी क्या करता है? अपने बैंकों से लोन लेकर के ही बढ़ाता है। किसान भी क्या करेगा? अपना खेती करेगा, तो उसमें सोचता है कि आज हम इस बार खेती इतना करें कि हमको फसल बेच करके मुनाफा हो, तो वो भी क्या करेगा? ऋण लेकर के कार्य करेगा। तो ऋण इस प्रकार से यहाँ पे भूमिका निभाती है किसानों के लिए भी। और देखिए, आम जनता अपनी छोटी छोटी जो आवश्यकता होती है उसको भी पूरा करने के लिए क्या करेगा? वो ऋण लेगा बैंक से। मान लीजिए किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, है ना, किसी को पढ़ाई चाहिए, तो क्या करेगा? वो बैंक से ऋण लेकर के अपना आवश्यकता को पूरा करेगा, क्योंकि अपना पैसा जो उसके पास उतना नहीं है, तो बैंक से वो लेता है लोन, है ना, और एक निश्चित समय के बाद उसको चुका देता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए सफल छात्रों को अपनी शिक्षा को पूर्ण प्राप्त करने के लिए और पूर्ण, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए सफल छात्रों को अपनी शिक्षा को पूर्ण कर उत्तम रोजगार पाने में आज बैंक जो है सो ऋण बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। माने कोई स्टूडेंट को तकनीकी शिक्षा लेना है, उसको सफल छात्र बनना है, जॉब पाना है, रोजगार प्राप्त करना है, तो क्या करेगा? लोन लेके पढ़ेगा, एजुकेशन लोन लेके पढ़ेगा, तो उसको कल जा करके कहीं ना कहीं वो एक मतलब जो रोजगार प्राप्त कर लेगा, तो वो कहीं ना कहीं बैंक के कारण ही हो पाया और ऋण के माध्यम से ही हो पाया। ठीक है। तो इस विद्यार्थियों के जीवन में भी एक रोल प्ले कर रहा है ऋण, है ना। और इस तरह ऋण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आ गया? तो अब आगे आते हैं। सबसे हमारा आखिरी प्रश्न क्या है दोस्तों? मानचित्र में आणविक ऊर्जा केंद्र और तेल क्षेत्र का जो है सो नाम जो है सो मिलाना है। देखिए,
केगा, रावत भाटा है, तारापुर है, मुंबई है, हाई है और डिगबोई है। तो बताइए कौन कहाँ है। चलिए देखते हैं ना। तो देख रहे हैं एक जो है दोस्तों डिगबोई है ना, ये आपका डिगबोई है। और दो जो दोस्तों रावत भाटा है जो कि कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। तीसरा दोस्तों देख रहे हैं, तीसरा नंबर क्या तारापुर है, ठीक है, जो आणविक ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। चौथा क्या है दोस्तों, मुंबई हाई है, यानी कि ये वाला तेल क्षेत्र है, ठीक है। और पांचवा क्या कैगा, कैगा देखो दोस्तों कहाँ है, कैगा आपका यहाँ पे है ना, नीचे महाराष्ट्र के नीचे, ठीक है। और हमारा जो है सो बस पाँच था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन का जो है सो सिस्टम समझ आ गया हो, कैसा एग्जाम आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों बिना समझे ऑब्जेक्टिव पे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि वो लगभग लोग कर लेते हैं ना। और ऑब्जेक्टिव तो होना ही है, सब्जेक्टिव में फंस जाओगे, इसलिए हमने सोचा कि वीडियो को अपलोड कर दें। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को। और दोस्तों वीडियो हम आगे भी इधर लाते रहेंगे आपके अगले पेपर के लिए। और आपका जो क्वेश्चन कल का जो होने वाला है 12 फरवरी के दिन, वो पेपर का मैं आंसर यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो उसको लाने के लिए आप लोग जो है सो रेडी रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है सो मिलने वाले हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी रेडी फॉर योर एग्जाम। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।